स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम आर्कटा का केस स्टडी कर रहे थे जो, और आर्कटा के बारे में बताया था मैंने। अमेरिका की जगह है आर्कटा। अब आर्कटा में वाटर को कैसे साफ किया गया था, दो स्टेप में किया गया था। इन आर्कटा वाटर वाज प्योरिफाइड इन 2 स्टेप्स। पानी को 2 स्टेप में साफ किया गया था आर्कटा के अंदर जो। पहले स्टेप में फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड क्लोरिनेशन was done। पहले स्टेप में पानी को फिल्टर किया गया तो फिल्ट्रेशन कहा हमने। पहले पानी को साफ किया तो फिल्ट्रेशन का, क्लोरीन मिलाई क्लोरिनेशन का, और सेडिमेंटेशन वाटर ट्रीटमेंट का टॉपिक में करवा चुका हूं जो माइक्रो वाले चैप्टर में। तो पहले फिल्टर करते हैं, फिर सेडिमेंट जो होते हैं मिट्टी को नीचे बैठा देते हैं। धीरे धीरे वाटर जब मूव करेगा तो सेडिमेंट में नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, क्लोरिनेशन। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, ये मेथड हमने वाटर ट्रीटमेंट में कराया था ना, सीवेज डिस्पोजल में कराए थे सारे मेथड जो, वही मेथड है। लेकिन बस 6 मार्स है 60 हेक्टेयर में फैले हुए, वहां ही सब कुछ हो रहा है जो। सारे पानी को पहले इन स्टेप में किया, फिर दलदल में डाल दिया जो सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या किया, बैक्टीरिया फंगस एल्गी यूज की। बैक्टीरिया फंजाई एल्गी, बैक्टीरिया फंगस ने उस गंदगी को तोड़ दिया। बैक्टीरिया फंगस ने तोड़ दिया गंदगी को, और गंदगी को तोड़ दिया ऑक्सीजन की जरूरत हुई, तो एल्गी ने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी फोटोसिंथेसिस करके जो। ये सारा बैक्टीरिया फंगस सेकेंडरी ट्रीटमेंट करा था ना इसको जो। उसमें फ्लोक डाले थे बैक्टीरिया फंगस के मास को, फ्लोक कहा था, फिर उन्होंने गंदगी को तोड़ दिया था, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते थे उसको जो। वही है फर्स्ट स्टेप में फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन जैसे हम करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। दूसरे में बैक्टीरिया फंगस का यूज किया, एल्गी यूज किया, हम भी ऐसे ही करते हैं जो। ऐसा किया गया था आर्कटा में बस। लेकिन ये सब कुछ हम तो करते हैं, कुछ बनाए हुए ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं। उन्होंने ये सब कुछ जोड़ में किया था, दलदल में किया था। दलदल में पानी डाल दिया, वहीं डाल दिया एल्गी फंगस और जो बैक्टीरिया जो। अपने आप गंदगी ने टूट गई, एल्गी फंगस ने तोड़ दी, और ऑक्सीजन जो थी वो एल्गी ने ऑक्सीजन दे दी, बैक्टीरिया फंगस ने तोड़ दिया गंदगी को जो। तो जो सेकंड ट्रीटमेंट जो हम करते थे वो दलदल में हो जाए, तो इसको केस स्टडी, एक स्पेशल टाइप का केस है जब वाटर को साफ किया जा रहा है दलदल के अंदर जो। और इस जो आर्कटा जो जगह है, इसमें फिश भी रहती हैं, बर्ड्स भी मिलते हैं जो। फिश और बर्ड्स मिलते हैं इसके अंदर, आर्कटा के अंदर जो। अब अगला टॉपिक लेता हूं मैं जो है, दिल्ली का एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया गया था। ये तो वाटर ट्रीटमेंट था। अमेरिका का कैसे वाटर ट्रीटमेंट अमेरिका में कैसे हुआ, ये था। अब मैं दिल्ली का केस बता रहा हूं जो। दिल्ली का केस, एक केस स्टडी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की केस स्टडी है जो। दिल्ली में क्या हुआ था, 1990 की बात है। उन्नीस सौ नब्बे की बात है जो। 1990 की बात है जो, ये 1990 की बात है। 1990 में क्या हुआ था जो है, 1990 में क्या हुआ था जो है, 41 cities of world were studied। दुनिया के 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी स्टडी की गई। 1990 के अंदर 1990 में
दुनिया के सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड 41 सिटी 41 सिटी स्टडी की गई, उनमें दिल्ली का पता है कौन सा नंबर था? 4th। इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में, इन दिस लिस्ट रैंक ऑफ दिल्ली वाज 4th। दिल्ली का रैंक चौथा था। ये जो पूरी दुनिया के जो स्टडी किए गए हैं सिटी, इसमें दिल्ली का चौथा रैंक था। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसको PIL बोलते हैं, जो याचिका वो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट का पॉल्यूशन कंट्रोल करो। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया वो बताऊंगा मैं। जो PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक मतलब जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित, लिटिगेशन मतलब याचिका। जनहित याचिका मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाल सकता है कि भाई लोगों की भलाई के लिए। तो एक आदमी अपने बेनिफिट के लिए ये याचिका नहीं डालता, लोगों की भलाई के लिए। तो एक सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की गई कि दिल्ली का बहुत भारी पॉल्यूशन है, कंट्रोल करो इसको। जो एक PIL वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए याचिका दायर की गई, PIL याचिका। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL फाइल की दिल्ली में कि कुछ भी हो, किसी तरह से दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कहा। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया बताऊंगा अभी। तो क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट asked Delhi government to take important steps. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा कि कोई स्टेप लो तुम। जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दिल्ली गवर्नमेंट से कि कोई स्टेप लो, पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल में स्टेप ले जाओ। दिल्ली गवर्नमेंट को कहा। जो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया वो बता रहा हूं। दिल्ली गवर्नमेंट रिप्लेस्ड पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल with CNG, compressed natural gas. दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे जितने भी पेट्रोल और डीजल के व्हीकल थे उनको CNG में चेंज कर दिया। पूरा CNG की गाड़ियां चलेंगी, ये व्हीकल चलेंगे ही नहीं। जो पहला क्वेश्चन, अगला स्टेप मैं बाद में लूंगा। पहला क्वेश्चन, CNG का फायदा क्या है? क्या फायदा है पेट्रोल और डीजल की बजाय CNG का क्या फायदा है? बेनिफिट ऑफ CNG, एक तो बर्न एफिशिएंटली, cannot be adulterated, cannot be siphoned off, with use,
cheaper than petrol diesel. सीएनजी अच्छी तरह जलती है, जो पूरी जल जाती है, तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। जो कोई पेट्रोल पूरा जलता नहीं है, जो मिलावट नहीं कर सकते। पेट्रोल और डीजल में तो मिट्टी का तेल मिला दोगे, मिलावट कर लोगे, अडल्ट्रेशन होगा मिलावट। सीएनजी में मिलावट नहीं कर सकते। जो सीएनजी को चुरा नहीं सकते, साइफन रोक मतलब चुराना, थीव्स या चोर जो है चुरा नहीं सकते। पेट्रोल डीजल को चुरा कर ले जा सकते, सीएनजी को नहीं चुरा सकते। सस्ती होती है पेट्रोल डीजल की बजाय सीएनजी। जो इसलिए पहला जो स्टेप किया गया दिल्ली गवर्नमेंट ने, बोला सारी गैस सीएनजी कर दो, जो सारी गाड़ियां सीएनजी कर दो, पेट्रोल डीजल हटा दो। जो एक स्टेप तो ये था दिल्ली गवर्नमेंट का पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली का केस है जहां एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया गया था। दूसरा, फेज आउट ओल्ड व्हीकल्स, पुराने व्हीकल को बोला दिल्ली से बाहर करो, जो पुराने व्हीकल हटा दिए। और क्या किया गया, लेड फ्री पेट्रोल, लेस सल्फर इन डीजल, और यूज ऑफ कैटलिस्ट इन व्हीकल्स। पेट्रोल में लेड हटा दिया गया। जो लेड हवा एयर पोल्यूटेंट है, लेड जो है कई जगह वाटर पोल्यूटेंट भी लिखा है, लेकिन लेड मोस्टली एयर पोल्यूटेंट है। लेड हटा दिया गया पेट्रोल में से, जो क्योंकि ये हवा में आएगा तो बहुत नुकसान करता है बॉडी को, जो लिविंग चीजों को। सल्फर हटा दिया गया, कम सल्फर कर दिया गया पेट्रोल में। जो ज्यादा सल्फर होगा, ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी गाड़ियों में पेट्रोल जलने से या डीजल जलने से। डीजल में सल्फर ज्यादा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगी गाड़ियों से। जो और कैटलिस्ट गाड़ियों में यूज किए गए, जो यूज ऑफ कैटलिस्ट इन व्हीकल्स, गाड़ियों में क्या यूज किए गए, कैटलिस्ट यूज किए गए। तो इस तरह से सब कुछ किया गया। ठीक है, इस तरह से ये क्या कंट्रोल किया गया, ये सब कुछ कंट्रोल किया गया ऐसे। जो एक नॉर्म का मतलब क्या बोला हिंदी में, पता नहीं क्या बोलना चाहिए। तो भारत थर्ड नॉर्म बोला, ये गाड़ियों में यूज होगा। जो भारत स्टेज 3 नॉर्म, ये यूज होगा 2 व्हील व्हीकल, 3 व्हील व्हीकल, 4 व्हील व्हीकल। 2 पहिए वाली गाड़ियां हैं, 3 पहिए वाली गाड़ियां हैं, 4 पहिए वाली गाड़ियां हैं। इनमें ये इस टाइप का इंजन यूज होगा। जो भारत स्टेज तो गाड़ियां 2 पहिए की, 3 पहिए की, 4 पहिए की, इनमें भारत स्टेज 3rd यूज होगा। जो 4 व्हीलर है इनमें भारत स्टेज 3rd भी यूज होगा, भारत स्टेज 4 भी यूज होगा, भारत स्टेज 3 भी यूज होगा, भारत स्टेज 4 भी यूज होगा। और क्या टारगेट रखा गया, पहले तो भारत स्टेज 3rd में क्या टारगेट रखा गया, ये टाइप का इंजन गाड़ियों में यूज होगा, भारत स्टेज 3rd। और इस इंजन में पेट्रोल और डीजल कितनी क्या रखा गया, सल्फर कंटेंट इन पेट्रोल 150 डेसिबल ppm, इन डीजल 350 ppm।
हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स 42%। सल्फर की कंटेंट कितनी रखी गई? पेट्रोल में सल्फर रखा गया 150 ppm, डीजल में सल्फर रखा गया 350 ppm, थोड़ा ज्यादा सल्फर होता है डीजल में। हाइड्रोकार्बन्स 42%। भारत स्टेज थर्ड में जो गाड़ियां यूज होगी उनके जो इंजन होगा उसमें इतना पेट्रोल होना चाहिए, इतना सल्फर होना चाहिए, इतने हाइड्रोकार्बन होने चाहिए। और 2010 तक क्या टारगेट रखा गया? 2010 तक पेट्रोल को टारगेट रखा गया 2010 तक, बोला पेट्रोल में सल्फर टारगेट रखा गया, पेट्रोल में सल्फर जो है 150 ppm पे ले आएंगे हम। बहुत कम सल्फर यूज करेंगे पेट्रोल में, 150 मतलब 1/3 सल्फर कम कर देंगे पेट्रोल के अंदर, 150 ppm ले आएंगे। जो ये बहुत पहले की बात है, 2000 के आसपास की, जब दिल्ली में पोल्यूशन था और स्टेप लिए गए थे पोल्यूशन कंट्रोल करने, तब की बात है। और डीजल में क्या टारगेट रखा गया? डीजल का क्या टारगेट रखा गया? 35% सल्फर लेके आना है। 350 का 35% कम कर देंगे सल्फर जो है। इनका भी 1/3 इसका हुआ है, 150 हो गया, तो 33% तो पेट्रोल में सल्फर कम कर दिया गया। डीजल में भी टारगेट रखा गया 350 की बजाय 35% इसका भी कम करेंगे, जो लगभग 115-117 करीब ppm कम हो जाएगा इसका भी सल्फर जो, ये टारगेट रखा गया था जो। तो ये दिल्ली का केस स्टडी था जिसमें क्या क्या यूज किया गया? CNG यूज की गई, कैटलिस्ट यूज किए गए, सल्फर की कंटेंट घटा दी, लेड निकाल दिया पेट्रोल में से, ये सब कुछ स्टेप लिए गए थे दिल्ली के केस में भी। अब मैं टॉपिक ले रहा हूँ वाटर पोल्यूशन का। अब ये लास्ट टॉपिक है NCERT से, वाटर पोल्यूशन का लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। वाटर पोल्यूशन मैं इस चैप्टर का NCERT का ले रहा हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद डिटेल लेंगे इसी चैप्टर की जो। अब रेडी हो जाओ। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पॉल्यूटेड वाटर जो होता है उसमें 99.9% वाटर होता है, 0.1% इम्प्योरिटीज होती है। पॉल्यूटेड वाटर में पानी होता है 99.9%, इम्प्योरिटी होती है 0.1%। ये पानी है, ये इम्प्योरिटी है। पानी भी हो गई, इम्प्योरिटी भी हो गई। अच्छा, इम्प्योरिटी में क्या क्या होता है? जीरो 0.1% इम्प्योरिटी और 99.9% वाटर। इम्प्योरिटी में क्या क्या होता है? 0.1% इम्प्योरिटी में सस्पेंडेड सॉलिड, क्या क्या? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड का मतलब तो मिट्टी के दाने मोटे होते हैं, सिल्ट के मिट्टी के दाने पतले होते हैं, क्ले के और मिट्टी के दाने पतले होते हैं। ये मिट्टी के दाने होते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड के मोटे होते हैं, सिल्ट के पतले, क्ले के सबसे पतले होते हैं। तो पानी में मिट्टी भी होती है, जो 0.1% इम्प्योरिटी पानी में मिलती है, उसमें सैंड, सिल्ट, क्ले भी होते हैं। 0.1% इम्प्योरिटी में सस्पेंडेड सॉलिड, तो ये 3 हो गए। और कोलाइडल सब्सटेंस
कोलाइडल सब्सटेंस क्या क्या होते हैं 0.1% इम्प्योरिटी में? बैक्टीरियस, क्लॉथ फाइबर, पेपर फाइबर, फैकल मैटर, सस्पेंडेड में तो आ गए सैंडस्टेट और क्ले, कोलाइडल में आ गए बैक्टीरिया, क्लॉथ फाइबर, पेपर फाइबर, फैकल मैटर। ये कोलाइडल सब्सटेंस है। कोलाइडल सब्सटेंस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं। और क्या क्या होते हैं 0.1% इम्प्योरिटी में? साल्ट भी होते हैं। साल्ट में आ जाएंगे अमोनिया, नाइट्रेट, सोडियम, कैल्शियम। ये होते हैं। साल्ट का कौन कौन से साल्ट या कौन कौन से साल्ट गंदे पानी में होते हैं, इम्प्योरिटीज के रूप में पानी में मिलते हैं? अमोनिया, नाइट्रेट, सोडियम, कैल्शियम। ये सारी चीजें 0.1% इम्प्योरिटी अगर पानी में होगी तो उसमें मिलेंगी सारी चीजें। और देखते हैं, एक कर्व बनाता हूं मैं जो एक कर्व बनाता हूं। इधर लेते हैं कंसंट्रेशन, ये ऊपर है DO, नीचे है BOD। मैंने माइक्रो वाले चैप्टर में बताया था BOD और DO इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। DO का मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, DO का मतलब है डिजोल्व ऑक्सीजन, BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो एक पानी है, इसमें बैक्टीरिया डाले, बैक्टीरिया ने जितनी ऑक्सीजन यूज की गंदगी को तोड़ने के लिए वो BOD है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही बैक्टीरिया ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा पानी को अंदर बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए। तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है तो BOD ज्यादा होती है। कि जितनी ऑक्सीजन लगती है ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन लगती है उसको BOD बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन यूज होती है उसको BOD बोलते हैं। जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतनी ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी, यानी BOD ज्यादा है। वो BOD आएगी कहां से? पानी की ऑक्सीजन की जो यूज होती है, तो पानी की घुली हुई ऑक्सीजन को DO बोलते हैं, वो घट जाती है। फिर जो उसकी BOD में यूज हो जाएगी तो DO कम हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, यहाँ DO ज्यादा है, BOD कम है, तो पानी अच्छा है। और घुली हुई ऑक्सीजन ज्यादा है तो पानी अच्छा है, BOD कम है तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम है। यहां मैंने डाल दिया ऑर्गेनिक मैटर। जैसे ही मैंने ऑर्गेनिक मैटर डाला तो BOD बढ़ गई, गंदगी को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन यूज होने लगे, BOD बढ़ गई। और जैसे ही गंदगी को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन यूज हुई तो क्या हुआ, गंदगी को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन यूज हो गई। जो गंदगी को तोड़ने पानी है, साफ है, तो DO ज्यादा है, घुली हुई ऑक्सीजन ज्यादा है। मैंने इसमें गंदगी डाल दी, बैक्टीरिया फंगस ने उस गंदगी को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तोड़े तो जो ऑक्सीजन यूज हुई उसको BOD वैल्यू बढ़ गई। ऑर्गेनिक मैटर डालते थे BOD वैल्यू बढ़ गई। तो गंदगी को तोड़ने के ऑक्सीजन यूज हुई, वो घुली हुई ऑक्सीजन तो कम हो गई, तो DO वैल्यू कम हो गई, ये कम हो गई। पानी साफ होने के बाद फिर दोबारा से DO बढ़ जाएगी, BOD कम हो जाएगी। और ऊपर यहां लिख देता हूं, अगर DO वैल्यू कम है तो फिश डिसअपियर हो जाएगी। साफ पानी की मछलियां मर जाएंगी जो, अगर DO कम है तो। यहां DO फिश मिलेगी, मोर फिश।
पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुली हुई है तो फिश ज्यादा मिलेंगी, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो डीओ कम हो जाएगी तो फिश खत्म हो जाएगी। ये था। एल्गल ब्लूम का नुकसान क्या है? एल्गल ब्लूम होता क्या है? एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाए तो एल्गल ब्लूम बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। वाटर बॉडी में एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और एल्गल ब्लूम से टॉक्सिन रिलीज होती है, हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज, और वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। और एल्गल ब्लूम में जो है एक्सेस एल्गी, एक्सेसिव एल्गी ग्रोथ। एल्गी भी कौन सी है? साइनोबैक्टीरिया। अगर वाटर बॉडी के अंदर एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो जाए, मेनली कौन सी एल्गी की ग्रोथ होगी? साइनोबैक्टीरिया की, जिसको एल्गल ब्लूम बोलेंगे। और एल्गल ब्लूम जहर छोड़ेगा जिससे पानी के एनिमल भी मरेंगे और ह्यूमन को नुकसान हो सकता है। और एल्गल ब्लूम से जो है वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। ये सारी पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। पानी में एल्गी बढ़ गई, डीओ घट गई पानी में, पोल्यूटेड वाटर में। पोल्यूटेड वाटर में साल्ट कौन सा है, सस्पेंडेड सॉलिड कौन सा है, सबसे वाटर पोल्यूशन चल रहा है। अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है कौन सी वीड है जो पानी में पॉल्यूटेड वाटर में बहुत ज्यादा मिलती है? दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट वीड है इकार्निया क्रेसिपेस। मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे खतरनाक वीड इकार्निया है। फ्लावर इसके ब्यूटीफुल होते हैं। और पॉल्यूटेड वाटर में और क्या होता है? पॉल्यूटेड वाटर में और क्या होता है? तो हम बोलेंगे डिजीज करने वाले पैथोजन, बीमारी करने वाले पैथोजन भी गंदे पानी में मिलते हैं। अरे लैट्रिन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो लैट्रिन जाता है उसमें पैथोजन ही पैथोजन है, वो पानी में मिल जाएगा तो पैथोजन हो जाएंगे पानी में। कौन कौन सी बीमारियां वाले माइक्रोब्स एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, वही पानी में गंदे पानी में मिलेंगे। जो माइक्रोब्स एलिमेंट्री कैनाल में होगा वो लैट्रिन में जाएंगे, और लैट्रिन में जाएंगे तो गंदे पानी में मिलेंगे। जो तो गंदे पानी में कौन कौन से लैट्रिन के कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं गंदे पानी में मिलते हैं? हम बोलेंगे टाइफाइड का बैक्टीरिया गंदे पानी में मिलेगा, डिसेंट्री खूनी दस्त, कोलेरा और जॉन्डिस। ये वो माइक्रोब है जो एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगे तो लैट्रिन में मिलेंगे, लैट्रिन में मिलेंगे तो गंदे पानी में मिलेंगे। पानी में सीवर का पानी मिक्स हो जाता है, लैट्रिन का पानी मिक्स हो जाता है। तो टाइफाइड का बैक्टीरिया भी एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है, डिसेंट्री या खूनी दस्त का, कोलेरा या हैजा का, जॉन्डिस या पीलिया का, ये सारे माइक्रोब्स एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, तो इसलिए गंदे पानी मिलता है। हार्मफुल एलिमेंट कौन कौन से हैं जो गंदे पानी में मिलते हैं और कितनी अमाउंट में मिलेंगे? अगर 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इससे ज्यादा कोई एलिमेंट है, इफ एलिमेंट प्रेजेंट दैट विल बी टॉक्सिक। अगर कंसंट्रेशन पर क्यूबिक सेंटीमीटर पानी में 5 ग्राम से ज्यादा कोई एलिमेंट है तो खतरनाक हो जाए। कौन कौन से
कौन कौन से एलिमेंट है जो खतरनाक होते हैं इससे ज्यादा अमाउंट में? मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड। इनकी कंसेंट्रेशन 5 ग्राम से ऊपर हो जाए पर जो भी कंसेंट्रेशन खतरनाक होनी चाहिए। ये सारे एलिमेंट पानी में आते कहां से? मेटल एक्सट्रैक्शन यूनिट, मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज, पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर फैक्ट्री में मेटल एक्सट्रैक्ट हो रही है, पेपर कागज बन रहा है या कोई केमिकल बन रहा है, तो उसमें ये एलिमेंट यूज होंगे। ये गंदे पानी में आएंगे, गंदे पानी से रिवर में जाएंगे और रिवर के अंदर पानी ये ऑर्गेनिज्म में जाएंगे और काफी खतरनाक बीमारियां करेंगे। इनकी बीमारियां जो है, इनकी अभी मैं नहीं करा रहा, जब ट्रीटमेंट कराऊंगा तब कराऊंगा इनकी बीमारियां कौन कौन सी होती है। अब आते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कोई वाटर बॉडी है, पहले काफी गहरी है, कुछ सालों के बाद वो खत्म हो जाए, वाटर बॉडी अपने आप खत्म हो जाए तो यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। एजिंग ऑफ वाटर बॉडी इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। वाटर बॉडी खत्म हो जाए तो यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। जो अपने आप हो तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है। इफ इट इज ड्यू टू पोल्यूटेंट लाइक फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। फॉस्फेट की जगह फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन की जगह नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रेट की जगह नाइट्रोजन। फॉस्फोरस नाइट्रोजन या फॉस्फेट नाइट्रेट, ये पोल्यूटेंट अगर वाटर बॉडी में डल जाए, यूट्रोफिकेशन फॉस्फेट और नाइट्रेट की वजह से हो। यूट्रोफिकेशन अगर वाटर बॉडी खत्म हो जाए तो यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन अगर फॉस्फेट और अपने आप हो तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है, उसको छोड़ दो, ये नहीं पढ़ेंगे। अगर यूट्रोफिकेशन पोल्यूशन की वजह से है, फॉस्फेट नाइट्रेट की वजह से है, तो इसको हम बोलेंगे दैट इट इज कॉल्ड कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन अपने आप हुआ तो नेचुरल बोलेंगे, इन एलिमेंट की वजह से हुआ, पोल्यूशन की वजह से हुआ तो बोलेंगे कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन बोलेंगे। कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन। अभी बताया था ना, एग्रोकेमिकल यूट्रोफिकेशन भी होता है, बायोमैग्निफिकेशन भी होता है, पिछले वीडियो में बताया था। तो बायोमैग्निफिकेशन लेते हैं। बायोमैग्निफिकेशन बोलते किसको है? बायोमैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? फूड चेन में कोई एलिमेंट इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन फूड चेन। एलिमेंट भी हो सकता है या पेस्टिसाइड भी हो सकता है। किसी एलिमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए फूड चेन में तो क्या बोलेंगे? बायोमैग्निफिकेशन। फूड चेन बताओ कौन सी है? वाटर, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, बर्ड। मरकरी भी हो सकता है जो
एलिमेंट में मर्करी हो सकता है और वैसे डीडीटी हो सकता है। एलिमेंट में मर्करी और डीडीटी पेस्टिसाइड है। ये फूड चेन है। इस फूड चेन में मर्करी या डीडीटी बढ़ जाए तो बायोमैग्नीफिकेशन बोलेंगे जो। तो डीडीटी की कंसंट्रेशन बताओ कितनी होती है इस फूड चेन में जो है। डीडीटी में फूड चेन कितनी होगी, इसमें डीडीटी की अमाउंट बताओ 0.003 ppb, 0.04 ppm, 0.5 ppm, 2 ppm, 25 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। और पीपीबी क्या होता है, पार्ट पर बिलियन। डीडीटी की अमाउंट शुरू में पानी में होते 0.003 ppb, फिर फाइटोप्लैंक्टन की वैल्यू नहीं दी, फाइटोप्लैंक्टन नहीं बताया। जूप्लैंक्टन में बढ़ गई 0.04, 10 टाइम बढ़ गई, फिर 10 टाइम बढ़ गई स्मॉल फिश में, फिर बढ़ी लार्ज फिश में, और बर्ड्स में 25 होगी। तो बायोमैग्नीफिकेशन कहलाएगा फूड चेन में बढ़ रही है। बढ़ती क्यों है, क्योंकि डीडीटी बॉडी में इकट्ठी हो जाती है, टूटती नहीं है। डीडीटी बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी, टूटेगी नहीं। तो पूरी जिंदगी भर वो डीडीटी लेता रहेगा, टूटेगी नहीं, इकट्ठी होती चली जाएगी। उसको कोई एनिमल खाएगा, ज्यादा डीडीटी वाले चीज को कोई खाएगा तो उसमें भी डीडीटी टूटे नहीं और इकट्ठी होगी, डीडीटी बढ़ती चली जाएगी। लास्ट वाले एनिमल में डीडीटी की वजह से पता है क्या हुआ है, बर्ड्स के अंदर ड्यू टू डीडीटी सेल बिकम थिन एंड देयर इज premature hatching of cell due to more DDT। बर्ड्स में डीडीटी ज्यादा होने की वजह से उसकी जो अंडे की बाहर कवरिंग होती है सेल वो पतली हो जाती है और जल्दी से टूट जाती है, बच्चा जल्दी बाहर आ जाता है। प्रीमैच्योर हैचिंग ऑफ सेल, और जल्दी में वो बच्चा मर जाएगा। सच बर्ड्स are died, their population is reduced after some time। अगर कोई पक्षी फूड चेन में, ये फूड चेन पानी में डीडीटी है और वो फूड चेन से जा रही है, तो लास्ट वाले बर्ड्स के पास इतनी डीडीटी हो जाएगी कि उसकी हार्ड कवरिंग पतली हो जाएगी और जल्दी जल्दी टूटने लग जाएंगे हार्ड कवरिंग। जो बच्चा जल्दी आएगा जल्दी मर जाएगा, तो उसकी पॉपुलेशन घट जाएगी जो। इसलिए डीडीटी वाली फैक्ट्री के नजदीक, डीडीटी की फैक्ट्री के नजदीक अगर कोई वाटर बॉडी है तो समझ जाना वहां बर्ड की पॉपुलेशन कम मिलेगी। क्यों, इंडस्ट्री की वजह से डीडीटी घुल के जाएगी पानी में, और पानी से फूड चेन में जाएगी बर्ड्स में, वाटर से फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन, फिर बर्ड्स में, और बर्ड्स की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। समझे ना क्या हुआ है। डीडीटी जो होती है, अगर डीडीटी की फैक्ट्री है तो वो डीडीटी मिक्स होगी पानी में, पानी में डीडीटी मिक्स होगी तो क्या होगा, डीडीटी पानी में है, पानी में डीडीटी है, पहले फैक्ट्री में वो पानी में चलेगी, पानी से फूड चेन में चलेगी, बर्ड्स के पास इतनी ज्यादा हो जाएगी, उसके अंडे की सेल पतली हो जाएगी और वो सारे मर जाएंगे जो, तो उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए ये था टॉपिक। थर्मल पॉल्यूशन किसको बोलते हैं? थर्मल पॉल्यूशन, एल्गल ब्लूम तो बता देता है, एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो जाए, साइनोबैक्टीरिया बढ़ जाए तो एल्गल ब्लूम बोलते हैं ना। गर्म पानी हो जाए, फैक्ट्री का गर्म पानी रिवर के गर्म पानी में चला जाए तो क्या हो जाएगा, रिवर का पानी गर्म हो जाए तो गर्म पानी में जो ठंडे पानी में वाली मछलियां मर जाएंगी जो, और गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होती है इसलिए फिश और मर जाएंगी जो। ड्यू टू वार्म वाटर से फिश डाई, गर्म पानी से मछलियां मर जाती हैं।
तो ये था एनसीईआरटी से कंप्लीट कर दिया मैंने। अब ट्रूमैन से मैं इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में ट्रूमैन से लूँगा और फिर ट्रूमैन से कंप्लीट करके फिर एलन की बुकलेट सोल्व करेंगे जो, और उसके बाद +1 के चैप्टर लेंगे जिसे प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर ढंग से नहीं हो पाएगा, वो जो रह गए थे वो करूँगा मैं जो। ठीक है।